हेलो स्टूडेंट्स, हाई स्पीड क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज अपन बहुत दिनों बाद आए हैं और क्या करें यार, थोड़ी सी समस्या चल रही है। अब समस्याएं तो बनी रहेंगी और अब से मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर रहूं और एक नए चैप्टर के साथ अपन जुड़े हैं आज से। और अपन कोशिश यही करेंगे कि अब जल्द से जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाए। फर्स्ट फिजिक्स आपकी लगभग कंप्लीट होने वाली है, फिर अपन सेकंड फिजिक्स ऑप्टिक्स से आगे चलेंगे, ठीक है ना। और फर्स्ट फिजिक्स में ये लास्ट चैप्टर रह गया आपका और इस चैप्टर का नाम है एसी। एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट। ओके, आज अपन बात करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट की। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है उससे पहले हम जान लेते हैं कि करंट क्या है, ठीक है ना। तो करंट आपको पता है कि अपने यहाँ टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है डीसी करंट और एक होता है एसी करंट, ठीक है ना। डीसी का फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट और एसी का फुल फॉर्म है आपका अल्टरनेटिंग करंट। तो अपने इस चैप्टर में हम केवल और केवल क्या डिस्कस करने वाले हैं, अल्टरनेटिंग करंट की, ठीक है ना। तो करंट जो है ना कैसे चलता है या करंट का ग्राफ कैसे होता है उस पर अपन विचार करें। तो एसी जो करंट है ना वो ऐसे चलता है वेव के फॉर्म में, ठीक है ना। एसी करंट जो है ना कैसे चलता है, वेव के फॉर्म में चलता है। और आपको पता है ऐसे भी हम बना सकते हैं एसी करंट को और ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी मतलब आपका करंट चलेगा, ठीक है ना। ये तीनों ग्राफ एसी करंट के हैं, ये तीनों ग्राफ एसी करंट के हैं। एसी करंट में क्या होता है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। एसी करंट में क्या होता है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर चेंज होते रहते हैं। हर आधे चक्कर में, हर हाफ साइकिल में जो है ना इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज होते रहते हैं, समझ गए ना। मैग्नीट्यूड तो इसका रेगुलर चेंज होता रहता है और डायरेक्शन हर हाफ साइकिल बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इधर ऊपर क्या चल रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इधर चल रहा है आपका निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब यहाँ देखो इंक ज़्यादा हो गई है, क्या लग तो रहा है। चलो, तो ऊपर वाला जो साइकिल है ना ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। इसी तरह ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ये एसी के ग्राफ हैं। तो एसी करंट ऐसे चलेगा। और फिर बात करते हैं डीसी की। तो डीसी करंट कैसे होगा, तो डीसी करंट जो है ना, जैसे ये टाइम है और ये करंट है तो इसमें ग्राफ सीधा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ये कांस्टेंट होता है। इसमें देखो डीसी करंट में डायरेक्शन तो चेंज होती ही नहीं है, डीसी करंट में डायरेक्शन चेंज तो होती ही नहीं है। मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो जाएगा तो ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है ना। ये डीसी का है, ये ग्राफ किसका है, डीसी का है, ये भी किसका है, डीसी का है, समझ गए ना। तो इनको आप चाहो तो नोट कर सकते हो, फिर अपन आगे चलेंगे। नोट कर लो चाहो तो इसको जल्दी से, कुछ अगर आपको अच्छा लगा करे ना तो नोट कर लिया करो, ठीक है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं एसी करंट एंड वोल्टेज। एसी करंट एंड वोल्टेज, ठीक है ना। एसी करंट एंड वोल्टेज, एसी करंट एंड वोल्टेज मतलब ये हुआ कि हम एसी करंट को कैसे बना सकते हैं, कैसे वोल्टेज आएगा वगैरह वगैरह। तो जैसे इंडिया में जो करंट घरों में आता है ना वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, एसी करंट होता है। अपने घरों में जो करंट आ रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट है। तो उसको कैसे हम बना सकते हैं, तो अपने पास दो जनरेटर होते हैं, एक होता है एसी जनरेटर और एक होता है डीसी जनरेटर। एक होता है एसी जनरेटर और एक होता है डीसी जनरेटर। ओके, तो एसी जनरेटर क्या होता है और एसी जनरेटर कैसे वर्क करता है और करंट की इक्वेशन क्या होती है, वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है, हम यहाँ पूरा प्रूफ करके आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो होता क्या है, ये दो मैग्नेटिक पोल्स ले लिए हमने, यहाँ नॉर्थ पोल और यहाँ साउथ पोल, ठीक है ना। इनके बिटवीन में हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली, क्या ले ली, रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली, ठीक है ना। एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली, पी क्यू आर एस, ये इसका सेंटर हो गया। और ये किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की। ये किसकी डायरेक्शन है,
मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने आपको क्या बताई थी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब यहां देखो ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है आप ऐसे समझो कि ये जो कॉइल है वो इस हिसाब से है, जैसे मान लो ये कॉइल रेक्टेंगुलर है ना, तो ये ऐसे मैग्नेट के पोल्स के बिटवीन ऐसे रखी है, तो ये ऐसे रोटेट करेगी, ये ऐसे रोटेट करेगी, समझ गए ना। रोटेट क्यों करेगी, तो इससे पहले एक डेरिवेशन बच रहा है आपका 7th चैप्टर में, तो वहाँ हमने एक कॉइल ली थी, अभी करवाएंगे उसको भी हम, मैंने बताया ना कुछ टॉपिक्स छूटे हैं ना वो करवाएंगे। तो इस पे टॉर्क लगता है, क्या लगता है, इस पे टॉर्क लगता है, जिसकी वजह से ये रोटेट होती है, जिसकी वजह से ये रोटेट होती है। अब यहाँ देखो इसके एरिया की डायरेक्शन हमने मान ली कि भाई ये है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, इनके बिटवीन एंगल क्या मान लिया हमने, थीटा। एंगल क्या मान लिया इसमें हमने, थीटा। और ये हमने इसका मान लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या मान लिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जो कॉइल है ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ये जो कॉइल है ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ठीक है ना। तो इसमें करंट की डायरेक्शन आ जाएगी, या इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं इंड्यूस करंट, क्या बोलते हैं इसको, इंड्यूस करंट। इससे पहले हमने आपको, इससे पहले वाला जो चैप्टर पढ़ाया था ना उसमें हमने आपको इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट बताया था, उसी का रोल यहाँ पे होने वाला है। अब यहाँ देखो करेंगे क्या, पहले वोल्टेज आता है, पहले क्या आता है वोल्टेज, फिर करंट आता है। अगर हम लूप को क्लोज करेंगे ना तो करंट आएगा, क्लोज नहीं करोगे तो वोल्टेज होगा, वोल्टेज तो होगा ही होगा। अब इसके बाद हमने आपको बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या बताया था, मैग्नेटिक फ्लक्स। इस कॉइल से इतना मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा और कॉइल रोटेट कर रही है ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना इससे जो पास आउट हो रहा है वो चेंज होगा, उसके वैल्यू में चेंज होगा। वो यहाँ से यहाँ तक, जैसे नॉर्थ पोल है ये और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पोल पे जा रही हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे जा रही हैं। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन हमने आपको बताई थी वो क्या बताई थी कि किसी भी सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है ना, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो जाएंगी वो उस सरफेस से निकलने वाला क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था, बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बताया था, बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमने आपको बताया था बी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। तो जो बी ए कॉस थीटा है ना ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, और ये जो थीटा है ना ये थीटा रेगुलरली चेंज हो रहा है, थीटा आपका रेगुलरली चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो आप ऐसा करो 11th में जाओ, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने आपको बताया था थीटा अपॉन टी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, ओमेगा टी। थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा टी। तो यहाँ पे ओमेगा टी पुट करोगे ना तो ये 5 आ जाएगा आपका बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, फाई का डिफ्रेंशिएशन करो टी के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी 5 अपॉन डी टी, और B और A कांस्टेंट होंगे, एरिया नहीं बदलेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदलेगा। क्या चेंज हो रहा है, ओमेगा, या टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी रोटेशन हो रही है ना। तो कॉस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, माइनस साइन ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी। और ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन फिर से करोगे ना तो आपको बचेगा ओमेगा। तो ये हो जाएगा आपका डी 5 अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, इसका हमने डिफ्रेंशिएशन कर लिया, डिफ्रेंशिएशन को हिंदी में अवकलन बोलते हैं, अवकलन कर लिया इसका। अब यहाँ देखो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ,
अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। तो फैराडेज ने क्या लॉ दिया था, फैराडे ने क्या लॉ दिया था, इंड्यूस ईएमएफ का दिया था माइनस एन डी फाइव बी अपॉन डी टी। क्या दिया था, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता था, ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बी अपॉन डी टी। ये था आपका, समझ गए ना, यहां तक था। अब यहां देखो इसकी वैल्यू उठा के, ये जो वैल्यू है ना ये वाली, इसको उठा के यहां रखोगे तो ये ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का एन और माइनस का बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बच जाएगा आपका एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हो गया आपका इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ को ही हम लोग वोल्टेज बोल सकते हैं। जो अपने घरों में एसी वोल्टेज आ रहा है वो इसी इक्वेशन से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें देखो साइन आ रहा है ना, तो इस इंड्यूस ईएमएफ का अगर अपन ग्राफ बनाएंगे वो साइन के ग्राफ के जैसा होगा। किसके ग्राफ के जैसा होगा, साइन के ग्राफ के जैसा होगा। ओके, क्यों, क्योंकि इसमें साइन आ रहा है। अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री में साइन का ग्राफ पढ़ा है, सीखा है, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कि इसका ग्राफ कैसे आएगा। अब इसको हम और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से सुनना, और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं E इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। अब ये ई जीरो क्या है भाई, अब ये ई जीरो क्या है, ठीक है ना। तो जो ई जीरो है वो वोल्टेज या फिर इंड्यूस ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है, इसको पीक वैल्यू भी बोलते हैं। वेयर ई जीरो जो है ना आपका वो है एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा। और ये जो ई जीरो है ना ये क्या है आपकी पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बोल दो, पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बोल दो। ईएमएफ मींस क्या बताए थे हम आपको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और एक तरह से ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एक तरह से ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है ना। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से सर्किल में या फिर कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, करंट। और करंट का फॉर्मूला हमने आपको I इज इक्वल टू क्या बताया था, E अपॉन आर, I इज इक्वल टू E अपॉन आर। E के प्लेस पे क्या पुट करोगे, E जीरो साइन ओमेगा टी अपॉन आर, ठीक है ना। तो फिर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I जीरो साइन ओमेगा टी। ये हो गया आपका इंड्यूस करंट और ये हो गया आपका इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है ना। और I जीरो की वैल्यू क्या होगी, E जीरो अपॉन आर। I जीरो क्या है आपकी पीक वैल्यू, पीक वैल्यू किसकी, करंट की, पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट, पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट। और ये है पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। अब आपसे कहा जाए कि भाई बताओ एसी करंट का इक्वेशन, ये रहा, बताओ एसी वोल्टेज का इक्वेशन, ये रहा। इस हिसाब से एसी करंट बनाने का ये प्रोसेस है और ये दोनों की क्या है, इक्वेशन है। ये है वोल्टेज की और ये है करंट की। ये हमने पहले इसलिए बता दिया आपको, अभी आगे चल के जब हम इनको यूज करेंगे तो आपके मन में ये ना रहे कि ये कहाँ से आ गया। और राजस्थान बोर्ड में तो ये आया भी है, इसी साल आया है, 2020 में ही आया है राजस्थान बोर्ड में। अच्छा डेरिवेशन है ये, यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के लिए भी। तो इसको नोट कर लो जल्दी से, चलते हैं फिर और आगे कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं, अगर हमें इसके ग्राफ बनाने हो। अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई एसी करंट का इक्वेशन क्या है, एसी करंट का इक्वेशन आपको पता चल गया कि भाई I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, ये है। कभी कभी इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई है आपका फेज डिफरेंस, फाई क्या है, फेज डिफरेंस होता है, ठीक है ना। और एसी वोल्टेज क्या होगा आपका, एसी वोल्टेज हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू या फिर V इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, V इज इक्वल टू V जीरो
साइन ओमेगा टी, मतलब ई के प्लेस पे हम वी ले लें वोल्टेज के तौर पे, ठीक है ना। और हमने क्या बताया कि इसमें अगर अपन इनिशियली कोई फेज हो अपने पास, इनिशियली कोई फेज हो तो हम उसमें फाई भी ऐड कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। ये जो फाई है ना ये फेज है, इनिशियली फेज है, ये क्या है, ये इनिशियली फेज है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो तो ये करंट हो गया और ये वोल्टेज हो गया। अगर हम करंट का ग्राफ बनाना चाहें, क्या बनाना चाहें, करंट का ग्राफ बनाना चाहें तो ऐसे बनेगा, ठीक है ना। ये टाइम हो गया और ये करंट हो गया आई। ये 1 साइकिल होता है, इतने इतने को क्या बोलते हैं, 1 साइकिल बोलते हैं। और यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो आपकी I0 होती है, यहाँ I0, और यहाँ क्या होगी आपकी, ये -I0 होगी। क्या होगी ये, -I0। ये होगी T/4 पे, और यहाँ जो पॉइंट होता है वो T/2 पे, और यहाँ जो पॉइंट होता है वो 3T/4 पे, और यहाँ जो पॉइंट होता है वो T पे होता है। तो ओवरऑल T टाइम लगता है 1 साइकिल में, तो उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, टाइम पीरियड। और यहाँ जो वोल्टेज का इक्वेशन ग्राफ बनेगा वो वोल्टेज का ग्राफ भी सेम ही होगा, क्योंकि इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है। बेटा ये साइन के ग्राफ होते हैं, किसके ग्राफ होते हैं, ये साइन के। अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी है ना तो उसमें आपको साइन के ग्राफ बताए होंगे, तो ये साइन के ग्राफ होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, साइन के ग्राफ। अब इसमें साइन आया है तो इसका ग्राफ साइन के जैसे बनेगा, और ये तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। और ये पीक वैल्यू है करंट की, और ये पीक वैल्यू है वोल्टेज की। तो यहाँ वोल्टेज की पीक वैल्यू क्या होगी, E0, और यहाँ वोल्टेज की पीक वैल्यू क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक, तो ये होगी -E0, ठीक है ना। ये वही प्रोसेस T/4 पे मिलती है, ये T/2 पे मिलती है, और यहाँ ये 3T/4 और यहाँ T पे। अब यहाँ देखो, यहाँ करंट कितना होगा, 0, यहाँ करंट कितना होगा, 0। तो 1 साइकिल में, एक चक्कर में करंट कितनी बार 0 हो रहा है, 2 बार। एक साइकिल में करंट कितनी बार 0 हो रहा है, 2 बार 0 हो रहा है। और आपको पता है फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 टाइम पीरियड। मतलब एक सेकंड में कितने साइकिल लगेंगे, एक सेकंड में कितने चक्कर लगेंगे, वो फ्रीक्वेंसी होती है। और आपको पता है इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। मतलब एक सेकंड में एसी करंट जो है ना कितने चक्कर लगा लेता है, 50। ऐसे जो है ना 50 बार घूम जाएगा, ऐसे करके, समझ गए ना। तो एक चक्कर में 2 बार करंट 0 होता है, तो 50 चक्कर में कितनी बार करंट 0 होगा, 100 बार। कितने बार 0 होगा, 100 बार। कभी कभी एक नंबर में पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना इन चीज़ों को। तो वो जो बल्ब होता था ना पहले, सूर्य कंपनी का जो बल्ब आता था, येलो प्रकाश देता था, येलो लाइट देता था। तो कभी कभी कुछ इंटेलिजेंट लोग आपसे पूछते हैं कि भाई बताओ बेटा कि ये बल्ब कितनी बार एक सेकंड में कितनी बार जल रहा है और कितनी बार बुझ रहा है। तो वो बल्ब एक सेकंड में 100 बार जलेगा, 100 बार बुझेगा, क्योंकि उसमें 100 बार क्या है, करंट 0 हो रहा है। 100 बार क्या है, करंट 0 हो रहा है। लेकिन हम लोगों को वो दिखता नहीं है, हम लोगों को लगता है कि भाई जल ही रहा है केवल। क्यों नहीं दिखता, क्योंकि एक सेकंड में कोई चीज़ अगर 100 बार हो रही है तो हमारी जो आंखें हैं उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो ये इनके ग्राफ हो गए, इनको नोट करो जल्दी से, फिर अपन और आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। अगर हम इसके एम्पलीट्यूड की बात करें, किसकी बात करें, एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड जो है ना, एम्पलीट्यूड ये एक तरह से वेव के फॉर्म में चल रहा है। किसके फॉर्म में चल रहा है, वेव के फॉर्म में चल रहा है। तो अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो ये एम्पलीट्यूड होता है, और ये कितना है, I0। ये कितना है, I0। और अगर हम पीक टू पीक की वैल्यू बात करें, पीक टू पीक वैल्यू कितनी है, तो ऊपर कितनी है, I0, नीचे कितनी है, I0। तो टोटल कितनी हो गई, 2I0। टोटल कितनी हो गई, 2I0। कि जैसे ग्राफ इसका क्या होता है, अब ये भी बताई दिया, ये आपका करंट का ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया, ये करंट का ग्राफ हो गया, ठीक है ना। तो हमने बताया था कि यहाँ जो पीक वैल्यू मिलती है वो T/4 टाइम पे मिलती है, ये वैल्यू T/2 टाइम पे होती है, ये वैल्यू T पे होती है, और यहाँ जो वैल्यू मिलती है वो 3T/4 टाइम पे मिलती है। ओके, ये ओरिजिन हो गया। ये वैल्यू कितनी बताई थी हमने, I0, और ये वैल्यू कितनी बताई थी हमने आपको,
माइनस आई जीरो। तो सबसे पहली बात आती है फ्रीक्वेंसी की, नहीं, सबसे पहली बात आती है एम्पलीट्यूड की। हमने आपको बताया एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना है आई जीरो। दूसरा नंबर है आपका टाइम पीरियड का, दूसरा नंबर क्या है आपका टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड क्या होगा, क्यों भाई, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड का मतलब यही है एक साइकिल करने में, एक साइकिल पूरा करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड होता है। तो ये टी हो गया, टी माना ना अपने यहाँ से यहाँ तक, ये एक साइकिल है बेटा, यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर है ये, एक चक्कर को पूरा करने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं अपन फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है एफ, और ये होती है 1 टाइम पीरियड। तो इसका मतलब होता है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगे, 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट करे एसी ने, अल्टरनेटिंग करंट ने, ठीक है ना। तो वो फ्रीक्वेंसी होती है। इन इंडिया एफ इक्वल टू होता है 50 हर्ट्ज या फिर साइकिल पर सेकंड, 1 सेकंड में कितने साइकिल लग गए वो। इंडिया के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है ना ये फिक्स होती है बेटा। आप छोटी छोटी चीज़ें खरीदने जाओगे ना, चार्जर वगैरह या कोई भी चीज़ XYZ खरीदने जाओगे इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उस पर देखना एफ की वैल्यू 50 हर्ट्ज लिखी होगी। तो फ्रीक्वेंसी लिखी होती है 50 हर्ट्ज और वोल्टेज लिखा होता है, वोल्टेज कितना लिखा होता है पता है क्या, 220 वोल्ट। वोल्टेज कितना लिखा होता है 220 वोल्ट, ये याद रखना, 50 हर्ट्ज 220 वोल्टेज, ठीक है ना। और इन यूएसए कितना दे रखा है आपका, एफ इक्वल टू दे रखा है 60 हर्ट्ज और वोल्टेज है आपका 110 वोल्ट, 110 वोल्ट, कितना है 110 वोल्ट। ऐसे बता दिया जनरल नॉलेज के लिए, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, नोट कर लो इसको जल्दी से, ठीक है ना, जल्दी से नोट कर लो इसको। आगे चलते हैं अपन, आज अपन काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे एसी में, और एसी जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाएगा और जब तक उसके न्यूमेरिकल पूरे नहीं हो जाएंगे मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। 2-3 दिन में, 3 या 4 दिन में इस चैप्टर को पूरा कराना है, प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करंट में बी स्टेटेड एज अल्टरनेटिंग करंट में बी स्टेटेड एज, अल्टरनेटिंग करंट जो है ना 2-3 टाइप्स के हम कह सकते हैं। एक होता है आपका साइनोसॉइडल, एक होता है क्या साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, ठीक है ना। एक होता है ट्राइएंगुलर वेव फॉर्म और एक होता है स्क्वायर वेव फॉर्म। मतलब साइनसॉइडल का मतलब क्या होता है, एसी करंट कैसे चलता है साइन के ग्राफ के जैसा, ये साइनसॉइडल है। और ट्रायंगल का फॉर्म कैसे बताया था हमने स्टार्टिंग में, याद है बताए थे आपको, ऐसे ये ट्रायंगल फॉर्म है, एसी ऐसे भी चलता है। और स्क्वायर फॉर्म में क्या बताया था आपको, एसी ऐसे भी चलता है। तो ये जो ऊपर वाला है ना ये आपका क्या है साइनसॉइडल है, और ये वाला ट्रायंगल है और ये वाला स्क्वायर वाला है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ है किसके, एसी के। एसी जो है ना आपका वो इस हिसाब से मूव करता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप बात करते हैं सिंबल की, किसकी बात करते हैं, सिंबल की। तो डीसी सिंबल क्या होता है, डीसी सोर्स का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, आपने देखा भी होगा स्टार्टिंग के चैप्टर में। डीसी सिंबल होता है, उसमें जो बैटरी का सिंबल होता है ना, एक में पॉजिटिव लगाते हैं और एक में नेगेटिव लगाते हैं। पॉजिटिव बड़ा हायर पोटेंशियल होता है, नेगेटिव का लोअर पोटेंशियल होता है। और जो एसी करंट होता है ना, एसी करंट का सिंबल ऐसे बनाते हैं अपन, ये एसी करंट का सिंबल है। अब यहाँ हम ये डिसाइड नहीं करेंगे इसमें कौन सा प्लस और कौन सा माइनस, क्योंकि हर हाफ साइकिल में इसके प्लस माइनस चेंज होते हैं, बात समझ गए ना। इसलिए एसी सिंबल ऐसे होता है, डीसी सिंबल ऐसे होता है। कहीं भी अगर अपने फिजिक्स में कहीं भी अगर एसी सोर्स लगाना है ना, एसी सोर्स दिखाना है तो ये बनाएंगे, और डीसी सोर्स दिखाना है तो ये दिखाएंगे, ठीक है ना। इसको नोट कर लो जल्दी से।
फिर इसके बाद अपन बात करते हैं एवरेज करंट। किसकी बात करते हैं अपन? एवरेज करंट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो एवरेज करंट क्या है? अब यहां देखो एवरेज करंट क्यों निकाल रहे हैं, क्यों भाई? हम जो है ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट है एवरेज करंट, ठीक है ना। तो लेकिन ये बताओ कि हम एवरेज करंट निकाल क्यों रहे हैं, एवरेज करंट निकाल क्यों रहे हैं, ठीक है ना। तो एवरेज करंट क्यों निकाल रहे हैं समझो। कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में चेंज होती है, कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में चेंज होती है, तो अब कितनी चेंज हो रही है, कब चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, तो हम उसकी स्टडी करने के लिए एक फिक्स वैल्यू बना लेते हैं और वो होती है एवरेज। वो क्या होती है? एवरेज। जैसे सपोज दैट आप बिजनेस करते हो और आपसे कोई पूछे कि भाई कितना कमा लेते हो, तो आप क्या कहोगे? मंडे को साहब 50 रुपये, संडे को 100 रुपये, सैटरडे को 200 रुपये, फ्राइडे को सर 1000 भी हो जाते हैं और बुधवार को इतने हो जाते हैं। ऐसे नहीं बताओगे ना, आप उसको एक एवरेज लगाओगे। आपने क्या किया? 7 दिन कमाया, जितना जितना सबको जोड़ा, 7 का भाग लगाया, ठीक है ना। तो हुआ क्या? एक एवरेज वैल्यू निकल के आई, एक एवरेज वैल्यू निकल के आई। तो उससे आप कहोगे कि भाई लगभग इतना कमा लेते हैं पर डे का, ठीक है ना। तो वही है कि बिजनेस में क्या होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कुछ भी नहीं। तो वैसे सिस्टम है, एसी की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड लगातार चेंज हो रहे हैं। एसी ऐसे चल रही है ना, टैं 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 टैं, तो एसी जैसे चल रही है ना, उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड लगातार चेंज हो रहे हैं। तो जब कोई चीज़ लगातार चेंज होती रहती है ना, तो हम उसकी स्टडी करने के लिए एक एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एक एवरेज वैल्यू, ठीक है ना। तो उसी लिए हम यहाँ एक एवरेज करंट निकाल लेते हैं। क्या निकाल रहे हैं? एवरेज करंट, ठीक है ना। क्या निकाल लेते हैं? एक एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं करंट की, ई होगी यहाँ पे, ओके। चलो, तो किसी भी चीज़ का एवरेज कैसे निकालते हो? टोटल बट्टे टोटल। मतलब हम जैसे मान लो करंट की बात करें, तो करंट की बात कैसे करोगे भाई? Q अपॉन टी। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन टी। अब इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालोगे? टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। अब कोई चीज़ चेंज हो रही है तो चार्ज भी चेंज ही होंगे, चार्ज भी चेंज होंगे। और कोई चीज़ चेंज हो रही है तो छोटे छोटे टुकड़ों को हम जोड़ते हैं और उसके लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? तो याद करो टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं? I/dt। अब ये कहाँ से आया? तो आपको पता है कि चार्ज चेंज हो रहा है ना, तो dq अपॉन dt। तो dq बराबर क्या हो जाएगा? I/dt। तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन I/dt। बात समझिए ना। तो हम जब I एवरेज निकालेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा? इंटीग्रेशन I/dt अपॉन में टोटल टाइम, तो dt इंटीग्रेशन dt। ये I एवरेज का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। I एवरेज का क्या हो गया? ये फॉर्मूला होगा। इसका इस्तेमाल करके हम क्या निकालेंगे? I एवरेज निकालेंगे, ठीक है ना। लेकिन एवरेज निकालोगे कहाँ तक निकालोगे? हमने क्या कहा था? आपने 7 दिन कमाया, सबको जोड़ा, 7 का भाग लगाया। अब पूरे महीने की निकालोगे तो पूरा जोड़ो, 30 दिन का भाग लगाओ। पूरे साल की निकालोगे तो सब जोड़ो, 365 दिन का भाग लगाओ। तो वो ये कि कितने टाइम तक का एवरेज निकाल ले हो आप, कितने टाइम तक का। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा 1 साइकिल, हाफ साइकिल, 2 साइकिल, कितने साइकिल का, ठीक है ना। तो एवरेज वैल्यू फॉर 1 कंप्लीट साइकिल, एवरेज वैल्यू फॉर 1 कंप्लीट साइकिल, मतलब एक कंप्लीट साइकिल के लिए ध्यान देना। आपको पता है कि ये कंप्लीट साइकिल हो गया, आगे भी ऐसे ही चलना है, ये आगे भी ऐसे ही चलना है। जब एक साइकिल के बाद चीज़ रिपीट हो रही है, एक साइकिल के बाद चीज़ सेम टू सेम रिपीट हो रही है ना, तो आगे का बताने का जरूरत है ही नहीं। आप एक साइकिल की बताओ, जो एक साइकिल की होगी वही 2 साइकिल की होगी, वही 3 साइकिल की होगी, वो 10 साइकिल की होगी। तो एक ही साइकिल की बताओ ना। तो एवरेज वैल्यू फॉर 1 कंप्लीट साइकिल, एवरेज वैल्यू फॉर 1 कंप्लीट साइकिल। तो 1 कंप्लीट साइकिल के लिए हम एवरेज वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है ना। और 1 कंप्लीट साइकिल के लिए टाइम पीरियड कितना है? कैपिटल T।
1 कंप्लीट साइकिल के लिए टाइम पीरियड कितना है, कैपिटल टी। तो ये हो जाएगा 0 से t, 0 से t, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हो गया। आई एवरेज को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई बार से, या ऐसे भी आई एवरेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ देखो आई जीरो की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी थी, आई वैल्यू थी आई जीरो साइन ओमेगा टी। आई की वैल्यू कितनी थी, आई जीरो साइन ओमेगा टी। तो ये जो आई देख रहे हो ना आप, इस आई की जगह क्या रखोगे, आई जीरो साइन ओमेगा टी। तो समाकलन इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 0 से t आई जीरो और साइन ओमेगा टी डी टी, अपॉन में कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से t डी टी। यहां तो कोई दिक्कत है क्या? अब आई जीरो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। इंटीग्रेशन आता है क्या आपको? साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ये कैसे हो गया, टी के कॉफिशिएंट का डिवाइड होगा इंटीग्रेशन में, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। अपॉन में आ जाओ, यहाँ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी, और लिमिट कितनी है 0 से t। ओके, अब लिमिट लगानी है तो आई एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये ओमेगा बार लिख दो या माइनस लिखो पहले बार, ठीक है, माइनस बार लिख दिया। लिमिट लगाएंगे कैसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी के प्लेस पे पहले कैपिटल टी, माइनस पे टी के प्लेस पे 0 अपॉन ओमेगा, और उसके भी अपॉन टी माइनस 0। लिमिट लगाने का तरीका, यहाँ टी है ना, टी के प्लेस पे क्या रखोगे, कैपिटल टी, तो कैपिटल टी माइनस 0। अब यहाँ बच जाएगा आपका कितना, माइनस आई जीरो अपॉन ये ओमेगा बचेगा, ये टी बचेगा, तो ये ओमेगा टी हो जाएगा, और अंदर हो जाएगा क्या, कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0। 0 का मल्टीप्लाई ओमेगा में करोगे तो 0 ही हो जाएगा। अब आपने 11th में पढ़ा होगा कि ओमेगा बराबर वही होता है 2 पाई अपॉन टी, ठीक है ना। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी। तो टी का इधर मल्टीप्लाई कर लो तो ओमेगा टी कितना हो जाएगा, 2 पाई। ओमेगा टी कितना हो जाएगा, 2 पाई। यहां हो जाएगा आपका माइनस आई जीरो अपॉन 2 पाई। ओमेगा टी की जगह क्या रखा, 2 पाई, और यहां हो जाएगा कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0। कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 1। कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 1, और कॉस 0 की वैल्यू भी 1। ये -1 ये +1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 बचेगा। 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल कितना हो गया, 0। तो आई एवरेज की वैल्यू कितनी हो गई, 0। 1 साइकिल के लिए, कंप्लीट 1 साइकिल के लिए आई एवरेज की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 0। कंप्लीट 1 साइकिल के लिए आई एवरेज की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। और 0 जायज भी है, 0 होनी भी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भाई, कंप्लीट साइकिल ऐसा होता है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, टोटल कितना, 0। ऊपर प्लस नीचे माइनस, टोटल कितना, 0। तो 1 कंप्लीट साइकिल के लिए आई एवरेज की वैल्यू हो गई 0। इसको एवरेज करंट बोलते हैं। कभी कभी एक नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं कि 1 कंप्लीट साइकिल के लिए आई एवरेज की वैल्यू कितनी है, तो वहाँ आपका आंसर डायरेक्ट लिखना होता है और उसको लिखना होता है 0। कितना लिखना होता है, 0 लिखना होता है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। फिर अपन और आगे चलते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ और है, अब यहीं अगर आपको करंट की जगह वोल्टेज की पूछते, करंट की जगह वोल्टेज की पूछते कि भाई वोल्टेज की एवरेज वैल्यू बताओ 1 साइकिल के लिए, तो भी 0 ही आती। प्रोसेस यही करते, और ई एवरेज कैसे निकालते आप पता है क्या, इंटीग्रेशन 0 से t ई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन 0 से t डी टी, और फिर ई की जगह क्या रख देते, ई की जगह रख देते भाई E0 साइन ओमेगा टी। मतलब सॉल्यूशन सेम टू सेम यही रहता। और आई थिंक अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कर पाओगे, मुझे उम्मीद है, भरोसा है। इसको जल्दी से नोट कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
एवरेज वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल। एवरेज वैल्यू किसकी? करंट की। एवरेज वैल्यू किसकी? करंट की। अब ये कंप्लीट साइकिल के लिए है। किसके लिए है ये? कंप्लीट साइकिल के लिए। अगर हाफ साइकिल के लिए पूछे तो फिर आप सोचोगे सर हाफ साइकिल तो दो हैं, ये भी है ये भी है, तो कौन से हाफ साइकिल के लिए? दोनों के लिए पूछ सकते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, फर्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल के लिए तो हम आपको एक की बता देंगे और एक की आप समझ जाओगे कि कैसे करनी है, क्या करनी है, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से नोट कर लो। फिर अपन चलते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है ना, फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल। इसको मिटा दें क्या? अगला टॉपिक है आपका एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल। मतलब ये जो हमने अभी अभी एसी का जो ग्राफ बनाया था ना ऐसे, ये फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये फर्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल है। तो अभी जो हमने जो आंसर निकाला आई एवरेज का वो 0 आया था। तो आई एवरेज का वैल्यू 0 आया था, वो पूरे साइकिल के लिए था, कंप्लीट साइकिल के लिए, फॉर वन कंप्लीट साइकिल। अगर हाफ साइकिल के लिए पूछा जाए, आधे साइकिल के लिए, तो 0 नहीं आएगा। कितना आएगा समझो, उसको अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो कैसे करोगे? वही सेम प्रोसेस, एकदम सेम है। आई एवरेज आपको फाइंड करना है, लिमिट 0 से। अब लिमिट जानते हो कितनी होगी? t के प्लेस पे t/2 आ जाएगा और प्रोसेस वही है i dt, और यहाँ पे भी 0 से t/2 dt। अब i की जगह क्या रखोगे भाई? i की जगह i का फॉर्मूला I0 sin ओमेगा t हो जाएगा। अब यहाँ i के प्लेस पे क्या रखोगे? i के प्लेस पे क्या रखोगे? I0 sin ओमेगा t dt अपॉन इंटीग्रेशन 0 से t/2 dt। I0 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अभी अभी बताया था मैंने आपको, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या था? माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और लिमिट 0 से t/2, और अपॉन में क्या हो जाएगा इसके? t, इंटीग्रेशन t हो जाएगा, इसका कुछ नहीं है तो वहाँ 1 होता है, 1 का dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना तो t हो जाएगा, और लिमिट 0 से t/2, लिमिट कितनी हो जाएगी? 0 से t/2, ठीक है ना। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे? लिमिट अप्लाई करो, माइनस बाहर लिख लो तो हो जाएगा माइनस का I0, और यहाँ हो जाएगा कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस 0 अपॉन ओमेगा, और यहाँ हो जाएगा t/2 माइनस 0। ये 2 पलट के ऊपर पहुँचेगा, माइनस 2 I0 अपॉन ये ओमेगा और ये t, ओमेगा t। यहाँ कितना हो जाएगा? कॉस 2t अपॉन कॉस ओमेगा t अपॉन 2 माइनस कॉस 0। ठीक है। अब बताओ ओमेगा टी का अभी अभी मान बताया था तुम्हें हमने। ओमेगा टी बराबर क्या रखेंगे? 2 पाई। ओमेगा टी बराबर क्या रखेंगे? 2 पाई। तो यहाँ आ जाओगे तो माइनस 2 I0 अपॉन 2 पाई, और यहाँ हो जाएगा कॉस 2 पाई अपॉन 2 माइनस कॉस 0। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा माइनस का I0 अपॉन पाई, और यहाँ बचेगा कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, -1 माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस का I0 अपॉन पाई, और ये हो जाएगा माइनस का 2। ये आ गया आपका आई एवरेज फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल। आई एवरेज कितना हो जाएगा आपका? 2 अपॉन पाई I0। I0 क्या है? पीक वैल्यू ऑफ करंट। यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन पाई I0। दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल। ये फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए एसी करंट की क्या है? एवरेज वैल्यू है फर्स्ट पॉजिटिव के लिए। तो फर्स्ट निगेटिव के लिए क्या हो जाएगा? फर्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा पता है क्या?
ये नेगेटिव आ जाएगा -2/πi0। और अगर हम पाई की डिवाइड करें, पाई का डिवाइड करें 2 में, तो 0.63636 ऐसी कुछ आता है शायद I0, और ये हो जाएगा -0.636I0। ठीक है ना, इस हिसाब से। तो ये हाफ साइकिल के लिए आ गया। किसके लिए आ गया? 637 दे रखा है, ठीक है, 637 636 7 कर लो, क्यों आफत आ रही है। अब यहाँ देखो, जैसे आपने ये आई एवरेज निकाला है फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, वैसे ही आप ई एवरेज निकाल सकते हो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो इस हिसाब से पूरा प्रोसेस है, और आगे चल के अपन कई सारे टॉपिक्स इसमें पढ़ने हैं। बड़ा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो है ये। नीट और IIT जी मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।